अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स साथ में हफ्जुल यूबी। नाजरीन, FBR टैक्स अहदाफ का 85% रेवेन्यू है वो विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए इकट्ठा करता है। विद होल्डिंग पहले इनकम टैक्स के जरिए इकट्ठे किए जाते थे, बाद में जब FBR ने देखा बआसानी ये रेवेन्यू कलेक्शन की जा सकती है तो सेल टैक्स में भी इनकम जो विद होल्डिंग टैक्सेस है वो भी लगाने शुरू कर दिए। अब सेल टैक्स में भी जो विद होल्डिंग है टैक्सेस की, उनके 100% रेट होने के बावजूद तकरीबन 85% जो टैक्स कलेक्शन होती है वो विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए होती है। विद होल्डिंग टैक्सेस का मुल्क की इकॉनमी पर और अवाम पर इसके क्या असरात हैं? क्या टैक्स नेट और टैक्स बेस को विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए बढ़ाया जा सकता है या इसका कोई और हल है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सफदर साहब। आप FC हैं, मेंबर आई कैप हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या ये टैक्सेस मुल्क की इकॉनमी पर और टैक्स नेट को टैक्स बेस को बढ़ाने में मुअव्वन है? वालेकुम अस्सलाम। विद होल्डिंग टैक्स का रजीम है ये ऑलमोस्ट पिछले 20-30 साल से चल रहा है और इसमें काफ़ी अनोमलीज भी हैं और एक तरह से, और दूसरी तरफ जो है ये एक टैक्स कलेक्शन का टूल भी है। और गवर्नमेंट की अनफॉर्चुनेटली जो ज्यादा रिलायंस है वो विद होल्डिंग की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कि बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्सेस को भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में कन्वर्ट कर रही है और अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है वो पब्लिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर हम इनकम टैक्स की बात देखें तो ये देखें कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ये समझा जाता है कि ऑलमोस्ट 50% जो लोग हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस करते हैं। तो जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस कर रहे हैं वो ना तो विद होल्डिंग में अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं और ना ही जो विद होल्डिंग एजेंट हैं उनकी कंप्लायंस में कोई मावन साबित होते हैं। तो अल्टीमेटली जितने भी टैक्स कंप्लायंट टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन जो है वो बढ़ता जाता है। अगर आप अपने लाहौर या कराची की मार्केट्स को देखें तो मेजॉरिटी जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर हैं, अनरजिस्टर्ड हैं। तो जब आप एक मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर उन्हें माल सप्लाई करेगा तो ना तो वो टैक्स नेट में है ना वो विद होल्डिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं, और अगर आपने उनके साथ कोई पेमेंट का मैकेनिज्म करना है तो आपको भी वो टैक्स विदहोल्ड करने से मना कर देते। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो टैक्स कंप्लायंट है उसको भी नॉन कंप्लायंस में जाना पड़ता है और फिर विद होल्डिंग के ऊपर PRA भी उनके पीछे है, सेल टैक्स वाले भी उसके पीछे हैं और इनकम टैक्स वाले भी पीछे हैं। तो अल्टीमेटली वो बंदा जो गवर्नमेंट का एजेंट बन के गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्शन कर रहा है, उसी के ऊपर जो टैक्स की कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। पहले वो नॉन कंप्लायंस होने की वजह से बर्डन लेता है और टैक्स पे करता है, फिर जब विद होल्डिंग ऑडिट आता है तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट भी उसे मजीद रिकवरीज की तरफ जो है वो चला जाता है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये जो प्रोसेस है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि विद होल्डिंग टैक्स पे एम्फेसिस ज्यादा रखो ताकि टैक्स कलेक्शन ना सिर्फ ज्यादा हो बल्कि थ्रू आउट द ईयर हो। इसका एक फायदा ये हो रहा है, जैसे रिटर्न आप एनुअल फाइल करते हो इनकम टैक्स की तो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन जो है वो ईयर एंड पे आएगी अगर विद होल्डिंग टैक्सेस नहीं होंगे। तो विद होल्डिंग टैक्स आने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को हर महीने वो एक चंक ऑफ रेवेन्यू आता जाएगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा कि वो जो उनका टारगेट है उसके किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। ये एक तरह का बेनिफिट है। दूसरी तरफ जो टैक्स पेयर है और स्पेशली जो टैक्स कंप्लायंट पेयर है, ना सिर्फ आपने उसको ड्यूटी पे लगा दिया हुआ है विदाउट एनी कंपनसेशन, विदाउट एनी पे, आपने उसके ऊपर टैक्स बर्डन भी बढ़ा दिया कि अगर वो किसी वजह से कंप्लायंस नहीं कर पाता कि जिसके साथ वो बिजनेस कर रहा है वो नॉन टैक्स पेयर है या वहां रजिस्टर्ड है, तो उसका बर्डन भी अल्टीमेटली इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के ऊपर आता है और उनको जो है वो कॉस्ट ऑफ टैक्स है वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो मेरी राय में गवर्नमेंट को ये एज ए टूल ऑफ कलेक्शन नहीं रखना चाहिए, एज ए टूल ऑफ कंप्लायंस रखना चाहिए। तो वो लोग जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उनको कंपनसेट भी करना चाहिए और उनको रिलैक्स भी करना चाहिए। सफदर साहब, ये भी बताइएगा कि जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो सरकारी इदारों के हों या गैर सरकारी इदारों के जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं उनके मसाइल किस तरह हल किए जा सकते हैं? जो मसाइल हल करने वाली बात है उसमें एक आसान तरीका ये है, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको इस टैक्स नेट में लाया जाए। फिर हर बंदे को पता होगा कि जो मेरा टैक्स विदहेल्ड हो रहा है वो मुझे क्लेम हो जाएगा और जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ मैं अगर उसकी टैक्स विदहेल्ड करता हूँ तो वो मेरे साथ बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये एक डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट लोगों को टैक्स नेट में नहीं ला सकी। आज भी ये समझा जाता है कि 40 से 50% तक जो इकोनॉमी है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड है। जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है ना वो टैक्स नेट में है तो विद होल्डिंग टैक्स नेट में कैसे आएगा? दूसरा मसला ये है कि अगर विद होल्डिंग किसी की हो भी जाती है, सपोज किसी का बिजनेस इस साल पहले से बढ़ा और किसी वजह से अपना
प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सका, तो क्या होगा कि विदहोल्डिंग जो टैक्स है वो अल्टीमेटली उसके रिफंड का बाइस बनेगा। और गवर्नमेंट रिफंड को इनकरेज ही नहीं करती, जिनके लेजिटिमेट रिफंड्स हैं उनको भी रिफंड नहीं मिल रहा, बल्कि इस साल तो जिनके रिफंड थे, रिफंड इशू करना तो दूर, उनको अपनी टैक्स रिटर्न में उसका क्रेडिट भी नहीं मिल सका। तो जब तक ये दोनों मसाइल हल नहीं होंगे, ना सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉब्लम्स का शिकार रहेगा, टैक्स पेयर को भी आप डिस्करेज करेंगे और लोगों को भी आप डिस्करेज करेंगे कि वो टैक्स कंप्लायंस की तरफ आए। तो हल होने का तरीका ये है कि आप लोगों को बाय हुक और क्रुक टैक्स नेट में लेकर आए। नंबर 2, जो विदहोल्डिंग के रेट्स है वो कम करें, 11% तक जो नॉन टॉप पे टैक्स पेयर उन पे टैक्स है, कहीं 15% भी है, टैक्स के रेट है विदहोल्डिंग के वो कम करें ताकि लोग इसको इजीली कंप्लाई कर सकें। तीसरा ये है कि वो जो विदहोल्डिंग एजेंट है जो आपका एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, एज ए टैक्स कलेक्शन एजेंट काम कर रहा है, उसको कंपनसेट करें, चाहे उसको आप रिड्यूस रेट दें, चाहे वो कलेक्शन के ऊपर आप उसको कंपनसेट करें या फी पे करें, जैसे आप बैंकों को पे करते हैं। बैंक सिर्फ टैक्स पेयर से पैसा लेता, गवर्नमेंट को देता और आप उसको फी पे करते हैं। चौथा ये है कि अगर किसी का विदहोल्डिंग की वजह से रिफंड क्रिएट होता है तो आप इमीडिएटली रिटर्न फाइल करने के ऊपर उसका जो रिफंड है आप उसे पे करें। यही 4-5 सीधे सीधे तरीके हैं जिसकी वजह से मसाइल भी हल होंगे, लोग इजीली कंप्लायंस भी करेंगे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सफदर साहब ये भी बताइएगा कि विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट बढ़ाने से ये हमारी इकोनॉमी पर इसके असरात मुरतब होते हैं या फिर आवाम पर? कोई भी टैक्स है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट टैक्स है, जब भी आप उसका रेट बढ़ाएंगे तो दो बड़े सीधे से अवामिल सामने आएंगे। नंबर 1 के नॉन कंप्लायंस बढ़ जाएगी, नंबर 2 अवाम पे बर्डन बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो मोस्ट कॉमन टैक्स है पाकिस्तान में वो सेल टैक्स है। किसी भी कमोडिटी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर आप सेल टैक्स बढ़ाएंगे, ये क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, पास ऑन होता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, तो अल्टीमेटली जो कॉमन मैन है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इसके ऊपर आता है और उसका बर्डन जो है वो बढ़ेगा। दूसरा हमारा डायरेक्ट टैक्स है जिसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो इनकम टैक्स है। अगर आप इनकम टैक्स के भी रेट बना देंगे तो बिजनेसमैन वर्क बैक करता है, देखता है कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा, कितना टैक्स होगा, और उसी के मुताबिक जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करता है। तो जब भी टैक्स रेट बढ़ेंगे अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है वो जनरल पब्लिक पे भी आएगा, नॉन कंप्लायंस के इश्यूज भी बढ़ेंगे और लोगों के दरमियान रिसेंटमेंट भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट के खिलाफ जो ओपिनियन है लोगों की वो भी गलत होती जाएगी और लोगों में हमेशा ये गलत इंप्रेशन की रेट होता है जब भी आप टैक्स रेट जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे अभी आपने सुपर टैक्स बढ़ा दिया, एक कॉमन कंपनी जो पहले 29% पे कर रही थी, अब आपने कहा कि आपने क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाया है, आपका प्रॉफिट बढ़ा है, आपने बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाई, आपने लोगों को जॉब्स क्रिएट करके दी, लिहाजा ये आपका कसूर है कि अब आप सुपर टैक्स भी पे करें। सफदर साहब ये भी बताइएगा कि टैक्स अहदाफ का 85% जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए की जाती है, क्या इसका कोई दूसरा हल भी है? अगर है तो वो क्या है? ये काफी अरसे से बात इकोनॉमी में और टैक्स एक्सपर्ट्स के सर्कल में डिस्कस हो रही है। जो टैक्स कलेक्शन है उसका ज्यादा जो पोर्शन है वो विद होल्डिंग ऑफ टैक्सेस से आ रहा है, ऑलमोस्ट 80-85%, और इसी की वजह से जो नॉन कंप्लायंस है वो बढ़ रही है। इसी की वजह से जो इवन जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैकेनिज्म में आके बर्डन अल्टीमेटली पब्लिक की तरफ जाता है। अगर आप ये समझते हैं इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है तो इसका एक ही अल्टरनेट है, चाहे वो आप इजीली अडॉप्ट करें, चाहे उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करके करें, आपको अपना टैक्स नेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। जब आप टैक्स नेट बढ़ाएंगे, कलेक्शन तो अल्टीमेटली उतनी है। अगर आप किसी से विद होल्डिंग के थ्रू टैक्स कलेक्ट करते हैं तो जब वो अपनी रिटर्न जमा करवाता है तो वो सारा विद होल्डिंग उधर क्लेम हो जाता है और अल्टीमेटली टैक्स उतना ही पे होता है जितनी उसकी इनकम के ऊपर टैक्स बनता है। बाकी अगर वो कम है तो पे करता है और अगर वो ज्यादा है तो वो रिफंड क्लेम करता है। और क्योंकि आप रिफंड का प्रोसेस दिन ब दिन मुश्किल करते जा रहे हैं, लोगों को रिफंड नहीं देते, तो इसलिए टैक्स मशीनरी के ऊपर जो इवन जो टैक्स कंप्लायंट टैक्स पेयर है उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा लो है। अगर आप चाहते हैं कि जो कलेक्शन है वो भी बढ़े और विद होल्डिंग के प्रोसेस पे भी रिलायंस कम हो ताकि बर्डन जो है वो जनरल पब्लिक के पे नहीं जाए, तो उसके 2-4 तरीके आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नंबर 1 आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। नंबर 2 जो विद होल्डिंग ऑफ टैक्सेस है उस पे आप लोगों को कंपनसेट करें ताकि लोग इनकरेज हों कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट को पैसा कलेक्ट करके दिया है तो उसके ऊपर उनको 1%, 2%, 4% बेनिफिट भी है, या आप उनको टैक्स क्रेडिट दें। तीसरा ये है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर किसी का टैक्स विदहेल्ड हो रहा है एज अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। क्योंकि होता क्या है कि लोग अगर अनरजिस्टर्ड टैक्स काटते हैं, आपने उसका रेट डबल किया हुआ, तो अगर किसी टैक्स पेयर ने 4.5
4% की बजाय 9% टैक्स पे किया, और मेरी राय में ज्यादातर अनरजिस्टर्ड का जो टैक्स है वो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर अपनी जेब से ही पे करता है। तो अगर किसी ने अपनी जेब से 9% टैक्स पे किया है और उसमें मेंशन है कि मिस्टर ABC जो है उसके बिहाफ पे हुआ, तो आप उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और चौथा ये है कि आप अपना रिफंड का प्रोसेस जो है वो इजी बनाए। बहुत से ऐसे लोग हैं या जनरल पब्लिक है जिनका टैक्स कटता है, जैसे आप मोबाइल के ऊपर, फोन के ऊपर, अपने बिजली के बिलों के ऊपर, बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स काटते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो मिनिमम लेवल से नीचे है, जहां वो रिटायरीज है। तो आप उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो अपनी रिटर्न जमा कराएं, और अगर उनका रिफंड बनता है तो वो वापस करें, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि आप अपनी रिटर्न जमा कराते हैं, अगर उसमें रिफंड है तो लोग आपको वापस करते हैं। आप बेशक उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखें, लेकिन आप लोगों को जब रिटर्न जमा होती है उसके महीने के अंदर, क्वार्टर के अंदर, साल के अंदर वो टैक्स जमा करें। जब आप एक दफा ऑटोमेटिक रिफंड करने शुरू हो जाएंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग खुद ही इसमें कंप्लायंस की तरफ आ जाएंगे। ये एक तरह का इंसेंटिव ही है लोगों को। जैसे चंद साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी PRA के अंदर कि अगर आप हमें अपनी इनवॉइसेस सेंड करेंगे तो उसके ऊपर बैलेटिंग होगी और आपको रिवार्ड मिलेगा। तो बेसिकली ये भी एक इनडायरेक्ट किस्म का रिवार्ड हो जाएगा। लोगों को जब रिफंड मिलेंगे, लोग इनकरेज होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आएंगे। जैसे ही टैक्स बढ़ेगा, आपकी कलेक्शन भी बढ़ेगी और टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ेगी। सफदर साहब, ये भी बताइएगा कि फाइनेंस एक्ट 2024 को जो टैक्स अहदाफ हैं वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी है। क्या विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट बढ़ाए जाएंगे या फिर कोई मिनी बजट आ सकता है? जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमी के साथ। जब आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, जब GDP बढ़ेगा, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, तो तभी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी। और हमेशा से एक बात याद रखें, जहां भी टैक्स रेट ज्यादा होंगे, जहां पे नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी, जहां पे विद होल्डिंग के रेट ज्यादा होंगे, वहां पे नॉन कंप्लायंस बढ़ेगी। सबसे टॉप ऑफ द लाइन आइटम ये है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस टैक्स पेयर हैं या आप आउट ऑफ टैक्स नेट हैं इस डिजिटल इकोनॉमी के अंदर भी, तो ऐसा प्रोसेस यहाँ पे नहीं है कि आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो और आप एक दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने। आप आज भी किसी भी मार्केट में चले जाएं तो आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं जो टैक्स रेट से बाहर हैं, जो कैश में बिजनेस करते हैं, किसी किस्म का बैंकिंग बिजनेस नहीं होता। ऐसे लोगों को आपको डिस्करेज करना होगा, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, उनके ऊपर आपको टैक्स की पेनल्टियां हैवी इंपोज करनी होगी और उनको पब्लिक में भी डिस्क्लोज करना होगा ताकि दूसरे लोग जो है वो उससे सबक सीखें। रही बात मिनी बजट की, मेरे ख्याल में वो मुश्किल है कि आए, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी वक्त क्या करेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। एक ही हल है, मैं पिछले कई सालों से ये कह रहा हूँ कि टैक्स नेट बढ़ाएं। आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, नादरा के पास भी अवेलेबल है, FBR के पास भी अवेलेबल है, तमाम प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, गाड़ियों की ट्रांजैक्शन, सारी की सारी डॉक्यूमेंट है। सिर्फ एक विल चाहिए कि आपके पास जो डेटा है उसको आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, मीनिंगफुल इनसाइट कलेक्ट करें और जितने भी नॉन टैक्स पेयर लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लें। और दूसरा एक्शन ये भी होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों की इनकम उनके लाइफस्टाइल के साथ मैच नहीं करती, तो आपका जो ऑडिट का प्रोसेस है वो बहुत ही वीक है और बहुत ही लूप होल है उसके अंदर कि अगर आप ऑडिट करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं जो टैक्स रिटर्न के ऊपर है। बियॉन्ड टैक्स रिटर्न जो है वो आपके ऑडिटर जो है वो नहीं अज्यूम कर पाते, नहीं जज कर पाते। तो बेशुमार लोग ऐसे भी हैं टैक्स से नेट से बाहर होने के बावजूद भी, लोग कुछ ऐसे हैं जो टैक्स नेट में तो हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टैक्स नेट वर्सेस देयर लाइफस्टाइल कोई मैच नहीं है। तो आप अपने ऑडिट के प्रोसेस को बेहतर करें, आप लोगों को टैक्स नेट में लाने का मैकेनिज्म करें, आप ऐसे प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, रूल बनाएं कि जो टैक्स नेट से बाहर है, ना सिर्फ ये कि वो बिजनेस करने में भी उसको मुश्किलात आए बल्कि लाइफ गुजारने में भी मुश्किलात आए। जैसे आपने कहा कि हम आउट ऑफ कंट्री नहीं जाने देंगे, हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करने देंगे, उस रूल को आपने प्रेजेंट किया पिछले दिनों सेनेट के अंदर, उसको जितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाया जा सके उतना ही जल्दी टैक्स नेट का दायरा भी बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी और आपको विद होल्डिंग के रेट बढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहेगी और मिनी बजट लाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। और मैं एक दफा फिर ये कह दूं कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की ग्रोथ ही टैक्स नेट बढ़ा सकती है, बाकी अब जितने भी प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे उसमें अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो दूसरी तरफ से जो है वो नॉन कंप्लायंस जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरों को डिस्करेज ना करें और जो
टैक्स नेट से बाहर लोग हैं उनको इनकरेज करें, उनके प्रोसेसेस को डिफरेंट करें, उनके प्रोसीजर को डिफिकल्ट करें ताकि वो टैक्स नेट में आ सके। बहुत शुक्रिया सफदर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। एक बात जो समझ में आती है, अगर सिस्टम में बेहतरी लानी है, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी लानी है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बेहतरी लानी है, तो आपको टैक्स देने वालों को सहूलियात फराहम करनी होंगी, आसानियाँ पैदा करनी होंगी। मुश्किलात पैदा करके कभी ना टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है, ना टैक्स बेस बढ़ाया जा सकता है, ना इन लोगों का एतमाद हासिल किया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।